हेलो फ्यूचर्स, वेलकम टू आवर चैनल राधे ट्यूटोरियल। और आज हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं 11th का मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड बेसिक चैप्टर सेल। अगर हम सेल को समझ लेते हैं तो आने वाले चैप्टर्स 11th के या 12th के सारे चैप्टर्स हम आसानी से कवर अप कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं जैसे सेल के। आज हम इस वीडियो में और आने वाले सेल्स के ऊपर जितने भी वीडियो होंगे उसमें मैंने कुछ इतने मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट कवर किए हैं जो एग्ज़ाम में जिनकी आने की प्रोबेबिलिटी, उससे क्वेश्चंस आने की चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं। तो आप एक एक पॉइंट को, मैंने जितने भी पॉइंट यहाँ पे मेंशन किया, आप अगर एक एक पॉइंट को अगर अच्छे से देख लेते हैं, समझ लेते हैं और याद कर लेते हैं तो आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो या बोर्ड एग्ज़ाम हो, सारे में आपको बहुत अच्छी से हेल्प हो जाएगी। तो सेल शुरू करते हैं। सबसे पहले सेल्स के बारे में जानते हैं कि सेल होता क्या है, इसकी खोज किसने की थी। तो सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। आप दुनिया के हर इंसान से इस सवाल को पूछेंगे तो आपको यही जवाब मिलेगा, क्योंकि हम हमेशा से यही पढ़ते आ रहे हैं और यही मोस्ट बेसिक डेफिनेशन है सेल के, कि सेल एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यानी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके बेसिक्स स्ट्रक्चर कहाँ से शुरू होते हैं, सेलुलर लेवल से शुरू होते हैं, और उनका सारा फंक्शन कौन परफॉर्म करता है। ब्रॉडर सेक्शन में है तो अलग अलग ऑर्गन्स परफॉर्म करते हैं, बट सबसे स्मॉल यूनिट में हम चले जाए, एकदम अंदर की तरफ चले जाए, तो सेल जो होते हैं वो हमारे बॉडी के सारे फंक्शंस को, मोस्ट एसेंशियल फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं, सारे लिविंग फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, जिनकी वजह से सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स आज लिविंग कहलाते हैं, यानी वो जिंदा है। तो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इज सेल। सेल की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने सेल की खोज 1665 ईस्वी में, यानी आप साइंटिस्ट के नाम को याद रखेंगे, ईयर्स को याद रखेंगे, 1665 में उन्होंने सेल की खोज की थी। किसमें की थी? फ्रॉम डेड कॉर्क सेल ऑफ प्लांट क्वेरकस रिवर। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उन्होंने क्वेरकस रिवर नाम के प्लांट से डेड कॉर्क सेल को उन्होंने देखा था सबसे पहली बार, और इन्होंने सेल के बारे में बताया था। तो जब उन्होंने थर्ड पॉइंट अगर हम देखें तो सेल्स अपीयर्ड लाइक द हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर। जब उन्होंने सेल को पहली बार देखा तो उनको अपीयर्ड हुआ एक हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर इन एज द इम्पटी चैम्बर। एक हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर अपीयर हुआ है कुछ इस प्रकार से, मैं बनाने की कोशिश करता हूँ। तो ये जो आउटलाइन है इसको कहते हैं सेल वॉल, और अंदर उन्होंने देखा कि एक एम्प्टी चेम्बर है, इस चेम्बर में कुछ भी नहीं था। ओके, तो उन्होंने इस चीज़ को देखा, तो उन्होंने हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर लाइक चीज़ को देखा, उन्होंने उसको सेल कहा, जो आउटलाइन थे उसको सेल वॉल कहा। यानी रॉबर्ट हुक ने बोथ सेल एंड सेल वॉल की खोज की थी, और उन्होंने अंदर बताया कि अंदर में कुछ भी नहीं है, एज ए एम्प्टी चैम्बर स्ट्रक्चर। बस बाद में पता चला उनके अंदर इतने बेसिक, इतने एसेंशियल चीज़ समाये हुए हैं जिसके कारण कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स लिविंग कहलाता है। फोर्थ पॉइंट, एवी ल्यूइन हॉक, अनदर साइंटिस्ट। एक्चुअली ये साइंटिस्ट नहीं थे, बट इन्होंने ये माइक्रोस्कोप का खोज इन्होंने ही किया था, एवी ल्यूइन हॉक ने। और जब उन्होंने माइक्रोस्कोप का खोज कर लिया था तो उन्होंने अपने ही खोजे गए माइक्रोस्कोप में बैक्टीरिया के, प्रोटोजोन्स के, ब्लड के एंड स्पर्म के सेल्स को उन्होंने पहली बार देखा। तो जब भी क्वेश्चन आए तो रॉबर्ट हुक का आप नाम लीजिएगा, उन्होंने सबसे पहले सेल का खोज किया था, हालांकि एवी ल्यूइन हॉक ने इन सब सेल्स को देख चुके थे। देन हम डिस्कवरी के बाद आते हैं थ्योरीज पे। तो सेल के कुछ थ्योरी हैं, यानी सेल थ्योरी जिनका नाम दिया गया है। सेल थ्योरी दो साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया। फर्स्ट है मैथिस स्केलेडन, जो जर्मन बोटेनिस्ट हैं, ओके, एंड सेकंड इज थियोडर स्वान, जो एक ब्रिटिश जूलॉजिस्ट हैं। इन दोनों ने मिलकर सेल थ्योरी दिया। सेल थ्योरी कहता क्या है? तो सबसे पहला पॉइंट तो आप सेल थ्योरी में यही याद रखेंगे कि क्वेश्चन आते हैं कि सेल थ्योरी किन्होंने दिया था, तो इन दो साइंटिस्ट के नाम को आप अच्छे से याद रखिएगा। सेकंड, व्हाट इज सेल थ्योरी? अकॉर्डिंग टू सेल थ्योरी, ऑल लिविंग बींग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स एंड देयर प्रोडक्ट्स। यानी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है इस दुनिया में, वो सारे के सारे किस स्ट्रक्चर से बने हुए हैं? सेल से बने हुए हैं, या उसके द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट से बने हुए हैं।
उन्हीं से डिराइव्ड हैं सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स। यही सेल थ्योरी बेसिक कहता है। बट यह सेल थ्योरी जब आया था तो उन्होंने ये नहीं बताया कि जो सेल्स तो मरते हैं वो इमॉर्टल तो है नहीं, तो जो नए सेल्स आते हैं वो कैसे आते हैं, यानी ओरिजिनेशन ऑफ सेल क्या है। तो उसके लिए एक थ्योरी है सेल लिनिएज थ्योरी, जिनको कहा गया ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला। इसका मतलब हम आगे समझाते हैं। सेल लिनियोज थ्योरी दिया था रुडोल्फ वर्चू ने। रुडोल्फ वर्चू ने सबसे पहले सेल लिनियोज थ्योरी दिया। उन्होंने कहा कि जो पुराने सेल्स होते हैं जब वो मरते हैं और नए सेल्स जो अराइज होते हैं वो जस्ट वो पुराने सेल से ही अराइज होते हैं, यानी ऑल काइंड ऑफ सेल अराइज और ओरिजिनेट फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। प्री एग्जिस्टिंग सेल्स मतलब पहले के जो एग्जिस्ट कर रहे हैं सेल्स है, जब वो खत्म होते हैं तो नए सेल जब आते हैं तो उन्हीं खत्म हुए सेल से वो डिराइव्ड होते हैं। ओके, एक ऐसे समझ सकते हैं कि जो मरते हुए सेल्स है वो अपने अंदर के सारे कंटेंट, सारे चीज़ों से वो नए सेल्स का निर्माण करता है और खुद मर जाता है। दैट इज ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला। ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला का मतलब ये है कि नया जो बना चीज़ वो पुराने चीज़ों से ही बना है, यानी ऑल काइंड्स ऑफ सेल्स अराइज और ओरिजिनेट फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। तो आप इस चीज़ों को याद रखिएगा। देन सेल थ्योरी में कुछ सुधार किए गए हैं। रुडोल्फ वर्चू के द्वारा दिए गए ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला थ्योरी को भी जोड़ा गया सेल थ्योरी के अंदर, और अंत में एक मॉडर्न सेल थ्योरी का निर्माण किया गया जिसको बहुत सारे साइंटिस्ट ने मिलकर दिया, मॉडर्न सेल थ्योरी। अब मॉडर्न सेल थ्योरी हमारा क्या करता है उसके बारे में हम जानते हैं। जब आप मॉडर्न सेल थ्योरी को पढ़ेंगे तो आपको एक सेल के बेसिक स्ट्रक्चर्स का भी वहाँ से अनुमान लग जाएगा, ठीक है। और उसके बाद ही शुरू हो जाता है सेल का स्ट्रक्चर क्या है उसका डीप स्टडी हम लोग को करना है। तो आप मॉडर्न सेल थ्योरी को बहुत अच्छे से समझिएगा। सबसे पहला पॉइंट है, उन्होंने ऊपर के जो दो साइंटिस्ट हैं थियोडोरस स्वान, मैथियस स्केलेटन एंड थियोडोरस स्वान, उन दोनों के द्वारा दिए गए थ्योरी को इंक्लूड किया गया है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव सेलुलर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, यानी जितने भी सेल्स होते हैं वो सेल्स के द्वारा ही बने होते हैं या उनके प्रोडक्ट्स के द्वारा बने होते हैं, यानी सबके पास सेलुलर बॉडी ऑर्गेनाइजेशंस तो जरूर होता है। बट देर इज सम एक्सेप्शन इन दिस, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चंस आते हैं कि भाई मॉडर्न सेल थ्योरी में कहा गया कि जितने लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनका सेलुलर बॉडी ऑर्गेनाइजेशंस है, बट व्हाट अबाउट द वायरस, व्हाट अबाउट द वायरोइड, व्हाट अबाउट द प्रायॉन्स। इन तीनों को भी अभी तक ऐसा कंफर्म नहीं हुआ कि इन तीनों लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, बट ये भी तो कंफर्म नहीं है कि ये नॉन लिविंग है। तो अगर हम मान के चलते हैं कि वायरस, वायरोइड और प्रायॉन्स लिविंग है, ओके, तो इनका भी सेलुलर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, यानी इनके भी बॉडी सेल से बने होने चाहिए, बट इनका बॉडी सेल से नहीं बना होता है। जैसा कि अभी हम बता दें, आप ध्यान से सुनिए कि वायरस जो होता है वो प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड का बना होता है, यानी प्रोटीन उसका कवरिंग बाउंड्री रहेगा और अंदर में न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होंगे, बस इन्हीं दो चीज़ से बनता है और इनमें कोई भी सेलुलर कंपोनेंट नहीं होता है। वायरोइड्स जो हमारे होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल्स है, यानी आइसोलेटेड न्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल्स, ये तुम्हारे वायरोइड्स हैं। आगे आप पढ़िएगा व्हाट इज प्रोटीन, व्हाट इज न्यूक्लिक एसिड, बट इतना आप समझ लीजिए। एंड प्रायॉन्स जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन्स के ही कोट होते हैं, मतलब प्रोटीन से ही बने होते हैं, उनमें और कुछ भी प्रेजेंट नहीं होता है। तो ये एक्सेप्शन है मॉडर्न सेल थ्योरी के। एक्सेप्शन कैसे हुए? मॉडर्न सेल थ्योरी ने बोला कि दुनिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उनके पास सेलुलर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, बट वायरस, वायरोइड्स एंड प्रायॉन्स के पास सेलुलर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता है। सेकेंड पॉइंट, हमारे रुडोल्फ वर्चू के द्वारा दिए गए थ्योरी सेल लिनिएज थ्योरी को लिया गया है। इसमें कहा गया है न्यू सेल्स ओरिजिनेट फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। देन हमारा थर्ड पॉइंट आता है प्रेजेंस ऑफ प्रोटोप्लास्ट। अब हमने कहा था कि मॉडर्न सेल थ्योरी में आपको धीरे धीरे जब हम इसको पढ़ेंगे आगे तो आपको एक अनुमान होता जाएगा कि सेल का स्ट्रक्चर किस प्रकार से होता है, उसमें क्या क्या होता है। तो यहाँ से थर्ड पॉइंट यहाँ से कंफर्म करता है इस बात को। थर्ड पॉइंट में लिखा गया है कि प्रेजेंस ऑफ प्रोटोप्लास्ट, हाईली ऑर्गेनाइज्ड लिविंग मटेरियल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी सेल में क्या प्रेजेंट होता है? प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट एक हाईली ऑर्गेनाइज्ड लिविंग मटेरियल है। हमारा सेल मरा हुआ नहीं है, वो जिंदा है, लिविंग है। इसके कारण हमारे दुनिया में जितने भी सेलुलर चीज़ हैं वो सब जिंदी हैं। तो उसमें कुछ लिविंग चीज़ तो प्रेजेंट होना चाहिए, उस चीज़ को कहा जाता है प्रोटोप्लास्ट। आगे हम डीप स्टडी करेंगे कि प्रोटोप्लास्ट होता क्या है।
बट इतना भी ध्यान रखिए, व्हाट इज प्रोटोप्लास्ट? इट इज हाईली ऑर्गेनाइज्ड लिविंग मटेरियल। और हमारे सेल में क्या प्रेजेंट होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। अब वो जो प्रोटोप्लास्ट है वो एक्चुअली लिक्विड फॉर्म में होता है, जिसमें बहुत सारे सेलुलर कंपोनेंट्स होते हैं। अगर उनको एक बाउंड्री के अंदर इनक्लोज करके नहीं रखा गया तो वो तो बह जाएंगे ना, फ्लो कर जाएंगे। इसलिए उनको एक ऑर्गेनाइज्ड वे में रखने के लिए एक बाउंड्री दिया जाता है, दैट इज नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फोर्थ पॉइंट इज प्रेजेंस ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स शोइंग देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, स्ट्रक्चर एंड स्पेसिफिक फंक्शन। तो और भी क्या क्या सेल में प्रेजेंट होता है? सेल ऑर्गेनेल्स। आप इस बात को ध्यान रखिए कि सेल में सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि जिनका बहुत सारे सेल्स ऑर्गेनेल्स होते हैं, जिनका हर एक का अपना अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रक्चर है और उसका हर एक का अलग अलग फंक्शन है। हमारे जैसे कि एग्जांपल लेते हैं ह्यूमन बींग्स का, तो ह्यूमन बींग्स को जिंदा रहने के लिए बहुत सारे एसेंशियल फंक्शन को परफॉर्म करना आवश्यक है। तो सारे चीज़ को परफॉर्म करने के लिए एक सिंगल सेल ऑर्गेनेल्स की से नहीं हो पाएगा, उसके लिए अलग अलग सेल ऑर्गेनेल्स चाहिए। तो हर एक सेल में एक छोटे से सेल, एक माइक्रोस्कोपिक सेल जिसको हम अपने आँख से देख भी नहीं सकते, उस हर एक सेल्स में इतने सारे सेल ऑर्गेनेल्स, बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। हर एक का अपना अपना एक स्ट्रक्चर होता है और हर एक का अपना अपना एक फंक्शंस होते हैं। फिफ्थ पॉइंट की बात करें तो न्यूक्लियस इज द कंट्रोल सेंटर। यहाँ पे सेल में प्रेजेंट न्यूक्लियस के बारे में बताया गया। सेल में क्या क्या प्रेजेंट होता है हमने थर्ड पॉइंट में देखा, वहाँ प्रोटोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। प्रोटोप्लास्ट मतलब लिविंग मटेरियल ऑफ द सेल, उनको इनक्लोज करके रखता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फिर हमने देखा वहाँ पे सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं, जिनका अपना कैरेक्टरिस्टिक फंक्शंस हैं एंड स्ट्रक्चर हैं। और एक और चीज़ प्रेजेंट होता है, दैट इज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस, व्हाट इज न्यूक्लियस ऑफ द सेल? तो हमारे सेल में जो न्यूक्लियस होते हैं वो एक्ट एज अ ब्रेन ऑफ सेल, इसको ब्रेन ऑफ सेल भी बोला जाता है। अब ब्रेन क्या करता है? हमारे बॉडी का ब्रेन क्या करता है? वो हमारे बॉडी के को कंट्रोल करके रखता है, सारे इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करता है, ऑर्डर देता है, डायरेक्शन देता है और हमारे पूरे बॉडी के फंक्शंस को कंट्रोल करके रखता है। तो न्यूक्लियस का भी सेम वही काम है जो हमारे ब्रेन का है, इसलिए उसे ब्रेन ऑफ सेल भी कहा जाता है। क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, व्हाट इज द ब्रेन ऑफ सेल, एंड आप न्यूक्लियस पे टिक करेंगे। तो न्यूक्लियस इज नोन एज द ब्रेन ऑफ सेल एंड कंट्रोल सेंटर, इट इज़ अ कंट्रोल सेंटर। ये जैसे कि सेल्स में बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं हर एक सेल ऑर्गेनल्स के द्वारा। अब कौन सा सेल ऑर्गेनल्स क्या फंक्शन परफॉर्म करेगा, कितना परफॉर्म करेगा, कब बंद करेगा अपने फंक्शन को परफॉर्म करना, इन सारे चीज़ को कौन कंट्रोल करता है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में एक और ख़ास बात आप अभी याद रखिएगा कि इट कंटेन हेरिडिटरी मटेरियल, दैट इज़ डीएनए। जब रिप्रोडक्शन होता है, जब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन्स में इंफॉर्मेशंस ट्रांसफ़र होता है, तो वो किस फॉर्म में होता है? ये सभी जानते हैं, डीएनए के फॉर्म में। यानी एक पेरेंट से ऑफस्प्रिंग्स में कुछ इन्फॉर्मेशंस लेके जो जाता है उसको हम डीएनए बोलते हैं। अब वो डीएनए प्रेजेंट कहाँ होता है? वो डीएनए प्रेजेंट होता है हमारे इसी न्यूक्लियस में। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। लास्ट पॉइंट इज अबाउट सेंट्रल डोग्मा। सेंट्रल डोग्मा इतना बड़ा टर्म है, इतना इम्पोर्टेंट पॉइंट टर्म है हमारे पूरे बायोलॉजी का, आप इसको एकदम याद रखिएगा। सेंट्रल डोग्मा कहता क्या है? व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रल डोग्मा? हम सबसे पहले ये समझते हैं। सेंट्रल डोग्मा दिया गया था फेमस साइंटिस्ट जिन्होंने डीएनए का डिस्कवरी भी किया था, डीएनए के रेप्लिकेशंस का डिस्कवरी, यानी उन्होंने रेप्लिकेशंस ऑफ डीएनए का जो बताया था, उन्होंने सेंट्रल डोग्मा दिया था। एंड उनका नाम है क्रिक। वाटसन एंड क्रिक मॉडल आप आने वाले समय में पढ़ेंगे। तो क्रिक वहाँ जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने सेंट्रल डोग्मा दिया था। सेंट्रल डोग्मा होता है क्या है? इट इज़ अ फ्लो ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन एक पेरेंट से दूसरे ऑफस्प्रिंग्स में, ओके, जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जाता है इन द फॉर्म ऑफ डीएनए, सभी जानते हैं। उनको प्रोसेस कैसे किया जाता है, कैसे फ्लो होता है, कैसे, जैसे कि पेरेंट में अगर मान लेते हैं फॉर एग्जांपल, पेरेंट्स में हमारा ये इन्फॉर्मेशन है कि जो नोज है पेरेंट का वो स्ट्रेट है, और वो ऑफस्प्रिंग में भी जो नोज आएगा वो स्ट्रेट ही होना चाहिए। तो उसके लिए एक डीएनए फ्लो करता है फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, ओके। अब डीएनए में वो इन्फॉर्मेशन कंटेन है कि जो ऑफस्प्रिंग होगा उसका नोज स्ट्रेट होगा। तो सबसे पहले हमारे जो बॉडी में जो सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं? डीएनए को रिसीव करते हैं और उससे वो आरएनए बनाते हैं।
तो सबसे पहले डीएनए कन्वर्टेड इनटू आरएनए, फिर आरएनए को कन्वर्ट करता है हमारा सेल्स प्रोटीन में। ओके, तो जब डीएनए से जब प्रोटीन बन जाता है तो प्रोटीन यहाँ पे अपने परफॉर्म यहाँ पे क्या करता है, कहता है कि हमारा जो ऑफ स्प्रिंग्स का नोज होना चाहिए वो स्ट्रेट होना चाहिए। यानी प्रोटीन बनने का मतलब होता है कि वो फंक्शन एक्चुअली में परफॉर्म हो चुका है। तो सेंट्रल डोग्मा यही है, फ्लो ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशंस। किस तरह से जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्लो करेगा वो सेंट्रल डोग्मा बताता है। तो जितने भी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, जो भी सेल्स के बने हुए, वो फॉलो करते हैं प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रल डोग्मा। तो सेंट्रल डोग्मा आप इस तरह से, आप अगर आपको कुछ समझ में नहीं है तो आप इतना समझ लीजिए कि डीएनए टू आरएनए, आरएनए टू प्रोटीन, जो इस तरीके से इन जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्लो करता है, दिस इज नोन एज सेंट्रल डोग्मा। अब हर एक प्रोसेस का कुछ नाम दिया गया है। जैसे अगर डीएनए से डीएनए बनता है, फ्रॉम डीएनए टू डीएनए बनता है, दैट इज प्रोसेस इज नोन एज रेप्लिकेशन। अगर डीएनए से आरएनए बनता है, दैट प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन। अगर आरएनए से प्रोटीन बनता है, दैट इज नोन एज ट्रांसलेशन। और अगर आरएनए टू डीएनए बनता है, दैट इज नोन एज रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। मैं यहाँ पे इसलिए इसको नोट डाउन किया कि अगर आप अभी से ही सेंट्रल डोग्मा को अगर समझ पाएँ तो अच्छी बात है, वरना आने वाले 12th चैप्टर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में आप इसके बारे में डिटेल आपको पढ़ना है, आप तब याद कर लीजिएगा। फिलहाल आप थोड़ा देख लीजिए। नाउ कम्स टू द सेलुलर टोटीपोटेंसी। व्हाट इज सेलुलर टोटीपोटेंसी? अब ये कोई मतलब थ्योरी नहीं है। सेलुलर टोटीपोटेंसी एक टर्म है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। इनको ये दिया गया था साइंटिस्ट के द्वारा जिनका नाम है हेबर्ट लैंड। हेबर्ट लैंड ने सेलुलर टोटीपोटेंसी का कॉन्सेप्ट दिया था। आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज सेलुलर टोटीपोटेंसी, तो आप बोलेंगे इट इज द एबिलिटी ऑफ लिविंग सेल ऑफ एन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स टू रीजनरेट द होल ऑर्गेनिजम्स। यानी सेलुलर टोटीपोटेंसी को आप कुदरत का चमत्कार भी मान सकते हैं। अगर आप इसको अपनी आंखों के सामने होते हुए देख लेंगे तो आप सही में आपके लिए एक बहुत ही मैजिक मोमेंट होगा। मतलब सेलुलर पोटेंसी का कहता यह है कि जो कोई भी नहीं, अगर एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स यानी बहुत सारे सेल्स के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनके लिविंग सेल्स का वो एबिलिटी है कि वो एक छोटे से पार्ट से वो अपने पूरे ऑर्गेनिजम्स का निर्माण कर सकता है। यानी फॉर एग्जांपल अगर हम देख लें कि लेट्स सपोज हमारे पास रोज़ का पेड़ है। अगर हम उस रोज़ का पेड़ क्या है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है और उसमें लिविंग सेल्स भी पाए जाते हैं। तो अगर हम रोज़ के सेल्स के एक सेल्स को निकाल लेते हैं और उसको अगर हम कल्चर करते हैं लैब में, तो उससे हम एक नए रोज़ का पेड़ बना सकते हैं। यानी एक रोज के एक सेल्स से, मात्र एक माइक्रोस्कोपिक सेल जिसको हम देख भी नहीं सकते अपने आँख से, उससे हम एक नए विशाल रोज का पेड़ भी बना सकते हैं। ये एबिलिटी को हम बोलते हैं सेलुलर टोटीपोटेंसी। देखिए सेलुलर टोटीपोटेंसी अगर कोई पूछे कि कोई कह भी सकता है कि सेलुलर टोटीपोटेंसी तो रीजनरेशन प्रोसेस की तरह हुआ। रीजनरेशन प्रोसेस में यही होता है कि रीजनरेशन प्रोसेस होता है कि वहाँ पे एक सेल से पूरे ऑर्गेनिजम्स का निर्माण नहीं होता है, वहाँ पे एक पर्टिकुलर पार्ट ऑफ ऑर्गन से पूरे ऑर्गेनिजम्स का निर्माण होता है। बट सेलुलर टोटीपोटेंसी, जब भी ये टर्म है आप यही समझिएगा कि एक छोटे से सेल से किसी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के लिविंग सेल का वो एबिलिटी है कि वो अपने ऑर्गेनिजम्स के पूरे बॉडी का निर्माण कर सकें। ये सेलुलर टोटीपोटेंसी प्रोसेस मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है, हम लोग में ये नहीं होता है। हम लोग के सेल्स के पास ये एबिलिटी नहीं है कि एक नए ऑर्गेनिजम्स का निर्माण कर सकें। अगर ये प्रोसेस अगर ह्यूमंस में होने लगे तो क्या होगा कि हमारे लेट्स सपोज अगर कोई मरने वाला है तो अगर हम उसके सेल्स को निकाल के और लैब में कल्चर करके हम सेम उसी के जैसा पूरे ऑर्गेनिज्म का निर्माण कर लेते हैं। But that is not applicable in case of humans. It is later applied on tissue culture. आगे हम टिश्यू कल्चर पढ़ेंगे। What is tissue culture? वहाँ पे सेलुलर टोटीपोटेंसी का बहुत यूज होता है। So that's it guys. नेक्स्ट चैप्टर में हम देखेंगे प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। इनके बारे में एकदम डीप स्टडी करेंगे इस पे
और हम उसके बाद इसमें हम बेसिकली देखेंगे कि स्ट्रक्चर क्या होता है, प्रोकैरियोटिक सेल देखने में कैसा होता है माइक्रोस्कोप में अगर हम देखें तो, और उसमें क्या क्या चीज़ पाया जाता है, हर एक के बारे में हम पढ़ेंगे। और इसके बाद नेक्स्ट है यूकैरियोटिक सेल कंपोनेंट। बेसिकली इस चैप्टर में हमें प्रोकैरियोटिक सेल के कंपोनेंट के बारे में नहीं पढ़ना है कि उसमें क्या क्या चीज़ होता है, हमें बेसिकली देखना है कि यूकैरियोटिक सेल में क्या क्या प्रेजेंट होता है। वहाँ पे साइटोप्लाज्म्स होते हैं, सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, सेल वॉल होता है, गैस्ट्रिक बॉडी होता है, सब के बारे में हम डिटेल स्टडी करेंगे। एंड सो थैंक यू वेरी मच।